हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम CGSI का जो मेंस एग्ज़ाम चल रहा है उसके वीडियो का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ये जो है जो कि 26/5/2023 को जो होने वाला फर्स्ट पेपर था, ठीक है ना। पेपर नंबर जो 1 है, उस पेपर नंबर 1 जो कि किसका था, हिंदी और इंग्लिश का, मतलब लैंग्वेज पेपर था। उसके जो जो सेट नंबर बी है, ठीक है ना। सेट नंबर मतलब सीधी सी बात कि SI मेंस 2023 में जो लैंग्वेज पेपर हुआ, पेपर नंबर जो 1 है, ठीक है, उसका सेट बी का हम एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, पहले हम एक से लेकर टोटल 100 क्वेश्चंस का हम देखते हैं कि उसका संभावित आंसर जो है, पॉसिबल आंसर क्या क्या होगा, और आप लास्ट में कमेंट में बताएंगे किसका कितना नंबर, मतलब कितना सही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो का सारे क्वेश्चंस का एक संभावित उत्तर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी मॉडल आंसर आने के बाद फिर से उसको क्रॉस चेक करके जो थोड़ी बहुत जो चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम हिंदी का देखते हैं कि हिंदी के क्या क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन था कि अन्वती, ठीक है, अन्विति का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही अनु प्लस इति होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, दूसरा, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। ठीक है, घिरी मिट की मारना, ठीक है, घिरी मिट की मारना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पल के झपकाना। ठीक है, इसका जो इस मुहावरे का जो हिंदी अर्थ होगा वो क्या होगा, पल के झपकाना होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध को हमको बताना है। पूजनीय, अनधिकार, निरोग या फिर आशीर्वाद, कौन सा है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो पूजनीय है ये अशुद्ध है। ठीक है, इसका शुद्धतम रूप क्या होगा, देखिएगा, पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय, ठीक है ना, ये होता है, पूजनीय नहीं होता है। ठीक है ना, बाकी अनधिकार, निरोग और आशीर्वाद तीनों सही है। ठीक है, चौथा है आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या हो गया, इसका जो सही आंसर होगा इसका अर्थ होगा अनमेल योग। ठीक है, अनमेल योग। पांचवा है कि भारतीय संविधान में हिंदी का राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई। 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949 या फिर 10 जनवरी 1950, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, और जो हमारे संविधान का जो 343वां जो अनुच्छेद है वो राजभाषा से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, 343वां जो अनुच्छेद है वो किससे, राजभाषा से संबंधित है। और 344 जो है वो क्या है, राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित है। ठीक है, राजभाषा आयोग, इतना एटलीस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है। ठीक है, मैथिल कोकिल, तो यहाँ पे मैथिल से मैथिली शरण गुप्त आपको नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। ठीक है ना, चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताना है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा मतलब एक कॉमन जो नेम होता है जो सबको रिप्रेजेंट करता है उसे बताना है। जैसे श्याम, श्याम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। रमा भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तुलसीदास भी। लेकिन लड़की, ये जो लड़की है ये जातिवाचक संज्ञा है, पूरे लड़की जाति का ये बोध कराता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आठवां प्रश्न, हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है। भारोपीय, द्रविड़, आग्नेय या फिर चिन्नी तिब्बती, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। ठीक है ना, भारोपीय। भारोपीय जो है भारतीय और यूरोपियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और हिंदी जो है किसके अंदर, भारोपीय के अंतर्गत आता है, द्रविड़ के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है ना। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सधन उक्ति, सु प्लस उक्ति, सुधन उक्ति और सुधन उक्ति अक्ति, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सु प्लस उक्ति इसका सही संधि विच्छेद होता है। 10वां, कारक कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक कितने, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, ऐसे आपने पढ़ा भी होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग। ठीक है, अधिकरण में, पर, ऐसे आपने 8 तरह के कारकों को याद किया होगा। तो कारक कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। 11वां प्रश्न कि संचारी भावों की मुख्यतः कितनी मानी जाती, कितनी संचारी भाव होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 33। ठीक है, कुल संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। अगर स्थायी भाव की अगर पूछ देगा तब कितनी, तो स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 9 या कई बार से 10 भी होता है, तो ये 9 10 याद रखिएगा, परंतु जो संचारी भावों की संख्या वो 33 होती है। ठीक है ना, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है
कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जल का पर्यायवाची नहीं है वो बोला है। तो सलील जो है जल का पर्यायवाची है, अंबु भी है, वारी भी है, परंतु जो रसाल होता है ये जल का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, तो अब हम 12 तक देख लिए, अब 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह किस प्रकार का वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त या फिर संदेहवाचक वाक्य, कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। ठीक है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है ना। चलिए 14वां, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा वाचक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सरिस। सरिस जो है यहाँ पे वाचक है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं कि कृदंत प्रत्यय जो होता है किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया, किसके साथ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया के साथ कृदंत को जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो विशेषण होते हैं विशेषण के साथ तद्धित जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या जोड़ा जाता है, तद्धित, तद्धित। ठीक है, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी कौन सा है। ठीक है, हमको बताना। ये 4 उज्ज्वल को दिया है, इसमें सही कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है, जनरली ज़्यादातर लोग ये गलत ही लिखते हैं। तो उज्ज्वल में ऐसा 2 आधा ज होगा, फिर व और ल, ये इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। तो सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 17वां देखते हैं। 17 नंबर पर प्रश्न है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। रौद्र, वीर, विभत्स और करुण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 18वां प्रश्न, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए रोला के प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं नहीं होती हैं, इसलिए जो 18वां जो प्रश्न है इसको डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, जो रोला होता है इसमें जो सम चरण होते हैं, ठीक है, सम जो चरण होते हैं उसमें 13 मात्राएं होती हैं, और जो विषम चरण होते हैं उसमें 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे हमको टिक नहीं मार पाएंगे इसका सही तरीके से। ठीक है, याद रहेगा ना। और यह जो है एक तरह का विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, मतलब ये कह सकते हो कि 11-13 जो प्रथम और जो नहीं, हाँ 11-13 मात्राएं रहती हैं। सम चरणों में 13-13 और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 18 प्रश्न तक हो गया। अब 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग युक्त शब्द बताइए कि कौन सा उपसर्ग जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द से जो पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, शब्द के पहले जो लगाए जाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगाए जाते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग बोला है तो पहले लगाया हुआ कौन सा है। कृपालु में क्री है क्या, नहीं, क्योंकि कृपा खुद ही एक शब्द है, इसमें लू लगा हुआ है। सामाजिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है क्योंकि बाद में जुड़ा हुआ है। मिलनसार में सार जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो लू, इक और सार ये बाद में जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों के अंदर क्या हुआ, प्रत्यय जोड़ा हुआ है। परंतु आगमन में देखेंगे तो आ जो यहाँ पे है इसमें एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि आगमन में एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 20वां है, मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग के ये कवि आते हैं। ठीक है ना। चलिए 21वां प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है शकुंत, प्रसुन्न, तरणी और अक्षी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रसुन्न जो होता है पुष्प का पर्यायवाची है। 22वां, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। इस वाक्य में अशुद्धि कहाँ पर है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि या फिर क्रिया विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि कोयल का कंठ सबसे मधुरतम नहीं, क्योंकि सबसे यहाँ पे लगा चुके हैं तो मधुरतम की जगह मधुर लगा सकते थे। ठीक है, या फिर हम यहाँ से सबसे को भी हटा सकते थे, क्योंकि सबसे मधुरतम या फिर मधुरतम जो है ये विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये दोनों जो है विशेषण की तरह कार्य कर रहे हैं। परंतु सबसे लगाने की वजह से मधुरतम जो है थोड़ा इनकरेक्ट लग रहा है, इसलिए या तो अगर सबसे होगा तो ये मधुर होना चाहिए, या फिर अगर ये मधुरतम होगा तो ये सबसे नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे जो गड़बड़ है वो विशेषण संबंधी अशुद्धि देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो है सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि कोई कौन सा सर्वनाम है। कोई से क्या हमको लग रहा है कि किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक तरह का अनिश्चयवाचक का बोध कराता है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बोलता हूँ इससे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में से किसी एक की बात कर रहे हैं लेकिन किसके लिए निश्चित नहीं है, इसलिए हम उसको अनिश्चयवाचक के अंतर्गत
रखते हैं। ठीक है, 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? दोहा, सोरठा, हरिगीतिका या फिर कवित्त? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवित्त। कवित्त जो है एक तरह का वर्णिक छंद होता है। ठीक है ना। चलिए अब 25वां देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अखरोट, मुख, ग्राम या फिर कर्म? देखिए जो तद्भव होते हैं, देखिए दो तरह के शब्द यहाँ पे याद रखिएगा, एक होता है तत्सम और दूसरा होता है तद्भव। ठीक है, जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्द होते हैं और इसी का थोड़ा विकृत रूप जो होता है, जो हम नॉर्मली बोलचाल की बातों में बोल देते हैं, तो संस्कृत का ही विकृत रूप जो होता है वो तद्भव कहलाता है। जैसे जो कर्म है, कर्म एक तरह का संस्कृत के शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए कैसा है, तत्सम है। लेकिन कर्म की जगह अगर मैं बोलूँ काम, ठीक है, कर्म को अगर मैं काम बोल दूँ तो ये तद्भव हो गया, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में हम काम बोलते हैं। ग्राम को हम गाँव बोलते हैं। ठीक है, मुख को हम मुँह बोल देते हैं। लेकिन जो अखरोट है, अखरोट का ये जो है ये तद्भव रूप है, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में अखरोट कहते हैं, परंतु इसका जो तत्सम शब्द है वो अक्षोट होता है। क्या होता है? अक्षोट होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि तत्सम तद्भव, अखरोट क्या है, एक तरह का तद्भव शब्द है। 26वां, गुण स्वर संधि का उदाहरण क्या है? महेंद्र, रविंद्र, सदैव या फिर स्वागत? इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र। महा प्लस इंद्र, ये दोनों को मिलाने से महेंद्र बनता है। जहाँ पर अ प्लस ई ये दोनों को मिला के ए बन जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। इस प्रकार हमारा महेंद्र सही होगा। रविंद्र में दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि रविंद्र में देखेंगे तो रवि प्लस इंद्र लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर दो बार छोटा ई मिला के एक बड़ा ई बना रहा है। ठीक है, तो जब छोटा और या फिर बड़ा, बड़ा छोटा या छोटा छोटा मिलकर जब बड़ा स्वर का निर्माण करते हो तो वहाँ पे हम दीर्घ स्वर संधि लेते हैं। इसलिए रविंद्र कैसा है, एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सदैव, सदैव में सदा प्लस एव, ठीक है, ये मिला के सदैव बन रहा है। यहाँ पे आ प्लस ए मिलके अय बन जा रहा है, इसलिए जो सदैव होता है यह एक वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और स्वागत में सु प्लस आगत होता है इसका, और ये एक तरह का अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, अयादि का। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27वां देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। ठीक है, यहाँ पर एक संभावना की बात कर रहा है, एक संकेत मिल रहा है। क्या संकेत? कि अगर वर्षा नहीं होगा तो फसल नहीं होगा। ये तो एक संकेत की बात हो रही है, इसलिए इसका सही आंसर जो है, पॉसिबल आंसर संकेतवाचक होना चाहिए। ठीक है, 28वां प्रश्न, मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा का। ठीक है, 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, य और व को अर्ध स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यह 29वां हो गया। अब 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ठीक है, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं हमको बताना है। विनय पत्रिका है, कृष्ण गीतावली है, कवितावली भी है, रामचंद्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की बात की गई है? कौन सी कारक की विभक्ति है हमको वो बताना है। कर्म, करण, संप्रदान या अपादान? जब भी किसी चीज़ से कोई टूट के कोई चीज़ गिरता है, मान लो ये पेड़ है, इससे जो है फल टूट के गिर जा रहा है, ठीक है, जब अलग होता है ना, ठीक है, तब वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान कारक में से अलग होना, इस तरह का, जहाँ पे कोई चीज़ से अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, वहाँ पे अपादान कारक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना। चलिए 32वां प्रश्न। 32 है, धातु या शब्द के अंत में जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो प्रत्यय, पहले भी बता चुका हूँ कि शब्द के अंत में जोड़ने वाले को प्रत्यय और शब्द से पहले जोड़ने वाले को हम शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए 33वां, रीतियुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। ठीक है, रीतियुक्त काव्य धारा के कवि कौन से हैं? तो घनानंद है, याद रखिएगा। 34, रीतिरात्मा काव्यस्य, यह उक्ति किस आचार्य की है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, वामन। ठीक है, वामन आचार्य की है। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है? ठीक है, साकेत, पंचवटी, जयद्रथवध या फिर तुलसीदास? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, साकेत। ठीक है, 36वां, चरण कमल बंदौ हरिराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर जो है वो रूपक अलंकार है। ठीक है, चरण रूपी कमल की यहाँ पे बात कर रही है, किया गया यहाँ पे। चरण कमल मतलब चरण जो है वो
कमल रूपी, ठीक है, कमल रूपी चरण की बात की गई, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार की यहाँ पे बात हो रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37वां प्रश्न है कि अभ्युदय शब्द, ठीक है, अभ्युदय शब्द किस उपसर्ग का में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभि, अभ्यु या फिर अब, किसका सही आंसर जो है अभी होगा, क्योंकि अभ्युदय जो है अभी प्लस उदय इन दोनों से मिलकर बना हुआ है और ये पहले जोड़ा गया है, इसलिए क्या है, एक तरह का उपसर्ग होगा, ठीक है। 38 है, हिंदी वर्णमाला में ड ढ ध्वनि को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्छिप्त कहा जाता है, ठीक है। ड और ढ को क्या कहा जाता है? उच्छिप्त कहा जाता है। 39वां प्रश्न है हमारा हिंदी का कि ध्यान मग्न में किस में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अधिकरण तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि ध्यान मग्न को अगर आप इसका अनुवाद करेंगे, मतलब अगर ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? ध्यान में मग्न, ठीक है, ध्यान में मग्न। और जहाँ पर में आता है वो किसके अधिकरण के अंदर ही में और पर आता है, ठीक है, में और पर। इस प्रकार यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष के अंदर ध्यान मग्न होता है, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर का देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि छंद के संदर्भ में यति का अर्थ है, ठीक है, यति किसको कहा जाता है? चरण, तुक, विराम या फिर मात्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराम को अति कहा यति कहा जाता है, ठीक है। 41वां, निम्न शब्दों में से सही वर्तनी का चयन करना है जो सही तरीके से लिखा गया है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या फिर अनुगृहित। इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, अनुगृहित, ठीक है, अनुगृहित होता है, ठीक है। 42वां प्रश्न, 42वां प्रश्न है कि सूर्य का कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या फिर तद्भव। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्सम, तत्सम, क्योंकि सूर्य जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और मैं पहले भी बताऊं जहाँ पे संस्कृत के शब्दों का हूबहू यूज़ किया जाता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश की चर्चा की गई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, 351, क्योंकि अनुच्छेद 351 है, इसमें आपको ये कहा गया है कि आप हमारा जो राजभाषा है उसका प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा करके हम क्या कर सकते हैं, उसके विकास को हम बढ़ावा कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे राजभाषा का प्रचार प्रसार की बात किया गया है इसमें, ठीक है, प्रचार प्रसार और उसके विकास की बात की गई है, इसलिए इसका जो उपयुक्त आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 351, ठीक है। चलिए 44 प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत सारे लोगों को ये जनरली गलत ही होता है, परंतु इसको याद रखिएगा क्योंकि ये व्यापम और पीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री होता है, कवियत्री नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, कवित्री भी नहीं होता और कवियित्री भी नहीं होता। इसका सही जो है कवयित्री, क व छोटा ई और बड़ा त्री, कवियत्री, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अब 45वां बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि नहीं है? ठीक है, याद रखना है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी। पंजाबी जनरली गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत आता है, ठीक है, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था? तो याद होगा गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अंगद देव जो थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था और जो सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका सबसे पहले जो संकलन जो है गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत ही किया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब है बाकी हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सब जो है देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। 46वां है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्य प्रधान रचना कौन सा है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता या फिर जूही की कली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुकुरमुत्ता, ठीक है, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक व्यंग्य प्रधान रचना है, ठीक है। 47 प्रश्न, 47वां प्रश्न है कि रिजु का विलोम क्या है? ठीक है, रिजु का विलोम क्या है? बहुत सारे लोग बस रिजु का उसका क्या बोलते हैं पर्यायवाची मार के आ गए होंगे, शायद मुझे लगता है मैंने भी गलत किया है, जल्दी में मुझे बिल्कुल अच्छे से क्लियर था कि रिजु का मतलब होता है सीधा रेखा, एक सीधी रेखा को हम रिजु रेखा कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, परंतु यहाँ पे विलोम मार्ग पूछा गया है, इसलिए जो सीधी रेखा की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे वक्र। ये सीधी रेखा है तो क्या हो गया रिजु रेखा, ये वक्र रेखा, तो रिजु का विलोम क्या होगा? वक्र। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो हड़बड़ाना नहीं है, पूरा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। मैंने भी रिजु बस देखा और उसका सीधे से ऑप्शन देख के मैंने टिक मार दिया, परंतु इसका विलोम बोला था, तो रिजु का विलोम वक्र होता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखिए, विधि, ठीक है, विधिवाचक, निषेधवाचक, फिर आज्ञा सूचक, 3 हो गया,
फिर प्रश्नवाचक, 4 विस्मय बोधक, संदेहवाचक, कितने हो गए, 6 हो गया। एक होता है इच्छावाचक कह लीजिए, ठीक है, या फिर और 8वां जो हो गया संकेतवाचक। इस प्रकार 8 तरह के यहाँ पे प्रकार के वाक्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही हिंदी अर्थ बताइए। आकाश माँ गोड़ू मढ़ाना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करना को छत्तीसगढ़ी में आकाश में गोड़ू मढ़ाना कहते हैं, ठीक है। 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न है उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है श्री लाल शुक्ल, ठीक है। श्री लाल शुक्ल जो है राग दरबारी के लेखक है। 51 है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। चतुर्भुज के अंदर द्विगु समास होता है, ठीक है। चतुर्भुज यहाँ पे जो रेक्टेंगल होता है उसकी बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी संख्यावाचक आएगा ना वहाँ पे हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं, उसको हम द्विगु समास। हालांकि जो चतुर्भुज है अगर 4 भुजाओं वाला अर्थात भगवान विष्णु ऐसा कुछ अगर बोला जाएगा तो बहुब्रीहि भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चतुर्भुज को कभी कभी बहुब्रीहि भी लिया जाता है, तो ऑप्शन में या तो आपको बहुब्रीहि देगा या फिर द्विगु देगा, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि चतुर्भुज एक तरह का द्विगु समास है, ठीक है। 52 प्रश्न क्या है, 52वां प्रश्न है द्वंद्व समास का उदाहरण है रामकृष्ण, यथाशक्ति, शोकाकुल या नवरस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम और कृष्ण दो अलग अलग नाम है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ये सब क्या होता है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। 53 प्रश्न है सार लेखन में मूल रचना का होता है कितना। मतलब आप जब समरी लिखते हैं तो जो हमारा पूरा जो मूल रचना होता है उसका कितना भाग होता है, लगभग आधा, 1/4, 1/3 या फिर अत्यंत संक्षिप्त। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लगभग 1/3 जो होता है वो सार लेखन में लिखा जाता है पूरा मूल रचना का, ठीक है। 54वां प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में अविकारी शब्द कौन सा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अव्यय होते हैं वो अविकारी होते हैं, इनमें किसी भी तरह का विकार नहीं होता, मतलब किसी भी तरह लिंग, वचन और काल में परिवर्तन नहीं होता। क्या लिख रहा हूँ कि अविकारी के अंदर कौन होगा, ऐसे होते हैं जिनका लिंग, वचन या फिर काल में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अविकारी के अंतर्गत रखते हैं। परंतु संज्ञा, सर्वनाम ये दोनों जो हैं ये विकारी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में चेंज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग संधि युक्त शब्द कौन सा है, विद्यालय, जगन्नाथ, राकेश या फिर निर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि निर्जन का जो संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस जन मिलेगा। यहाँ पे देखिए विसर्ग आ रहा है इसलिए हम इसको विसर्ग संधि के अंतर्गत रखते हैं। विद्यालय का तो हमको पता है विद्या प्लस आलय, तो इसमें तो विसर्ग है नहीं, ठीक है, ये तो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। जगन्नाथ में भी जगत धननाथ होता है, ठीक है, ये तो हमारा विसर्ग है नहीं, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। राकेश में गया तो राक क्या होता है राकेश का, हाँ, राक प्लस ईस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे निर्जन में देखिएगा निह आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, विसर्ग आ रहा है इसलिए हम इसको विसर्ग संधि के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, राग प्लस इस राकेश। 56वां प्रश्न देखते हैं। 56वां हिंदी वर्णमाला में नासिक के ध्वनियाँ होती है, किसको हम नासिक के ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ग की जो पंचम ध्वनि होती है जैसे अंग, इया, न, ठीक है, म, ये सब जो है नाक से, नासिक से बोला जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको नासिक के ध्वनियाँ कहा जाता है, ठीक है। जो पंचमाक्षर होता है, ठीक है, प्रत्येक जो हमारा समूह है क वर्ग, ट वर्ग, ये सब का जो अंतिम जो शब्द होता है पांचवा अक्षर मतलब पंचमाक्षर, वो क्या होता है नासिक के ध्वनिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे अंगा हो गया, इया, न, म, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 57 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमक। यमक अलंकार जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, बाकी ये तीनों के तीनों जो है अर्थालंकार है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 58 है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, आंख का तारा, आस्तीन का सांप, तो ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, आस्तीन का सांप जो है वो एक कपटी मित्र के लिए मुहावरा है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था, ठीक है। चलिए अब 60वां प्रश्न है। 60वां प्रश्न है कि अथ का
विलोम क्या होता है? ठीक है, इसका सही आंसर है इति। ठीक है, अथ का विलोम अनथ नहीं होता, भीति नहीं होता, विनथ नहीं होता, इति होता है। ठीक है, 61 प्रश्न है कि बहुत दुख देना या ज़्यादा परेशान करना के लिए एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा कौन सा है? छाती ठोकना, तुतारी कोचना, छेरिया होना या छाती में दार धरना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छाती में दार धरना परेशान करने के लिए एक मुहावरा है। 62 है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए भामा द्वारा। ठीक है, भामा द्वारा वाक्यम रसात्मकम काव्यम की परिभाषा दी गई थी। और ये हमारा जो है 63वां प्रश्न, जो कि ये भाग एक हिंदी वाले का लास्ट प्रश्न है। हिंदी मतलब निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? सुनीता, त्यागपत्र, तमस और कर्मभूमि। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्मभूमि जो है प्रेमचंद का एक उपन्यास है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 63 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट कर लिया है। आपका 63 में से कितना सही हुआ आप कमेंट में अभी तक बताएं।